अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो आज की क्लास के अंदर हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 9 हमारे पास चल रहा है एंड द चैप्टर नेम इज़ केमिकल काइनेटिक्स। और इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया था, रेट ऑफ रिएक्शन को हमने डिस्कस आउट किया था। और आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम रेट एक्सप्रेशन या फिर रेट लॉ को डिस्कस आउट करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी कुछ न्यूमेरिकल्स हमारी बुक के अंदर हैं वो भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन ये होता क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है, A प्लस B मिलकर एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, और इनके जो मोलर कोफिशिएंट हैं वो X है और B है। ठीक है, और हमने इस इक्वेशन को जो है रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन के अंदर लिखना है। किसके अंदर लिखना है? रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन के अंदर लिखना है। तो हम किस तरीके से करेंगे कि हमें इस चीज़ के बारे में पता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमने केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। यानी जितनी ज़्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास बढ़ेगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि रेट लॉ में बी रिटन एज, तो इस इक्वेशन का हमें रेट लॉ लिखना है, रेट एक्सप्रेशन लिखनी है। तो वो किस तरीके से लिख सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन। और हमें पता है कि मोलर कोफिशिएंट्स जो है वो क्या बन जाते हैं, रेज टू दी पावर बन जाते हैं। तो यहाँ हमने रेज टू दी पावर बना दिया। और फिर हम क्या करते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं एंड द प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर हम यहाँ एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। ये K क्या है? रेट कांस्टेंट है। और A की पावर X और B की पावर Y हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या रेट लॉ लिख सकते हैं। नीचे डेफिनेशन में भी मैंने यही लिखा है कि रेट लॉ इज एन इक्वेशन विच स्पेसिफाई द रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन विच इज रेज टू सम पावर। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम यानी रेट एक्सप्रेशन हम किस तरीके से लिखते हैं कि हमारे पास हम जो है प्रोपोर्शनैलिटी जो है, जाहिर सी बात है जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। तो यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन यहाँ पर लिख दिया एंड देन हमने क्या किया कि इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा करके कांस्टेंट लगाया और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ब्रैकेट है उसके ऊपर हमने पावर लगा दी जो भी कंसंट्रेशन के मोलर कोफिशिएंट हमारे पास मौजूद थे। तो इस तरीके से इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं रेट एक्सप्रेशन की या रेट लॉ की। ठीक है, अब यहाँ पर K हमारे पास क्या है? Here K is a proportionality constant and called rate constant। इस K को हम क्या कहते हैं? proportionality constant कहते हैं या फिर हम इसको rate constant का नाम भी दे रहे होते हैं। ठीक है, but if we take concentration of each reactant is unity, अगर हमारे पास रिएक्टेंट A या B जो भी हमारे पास रिएक्टेंट जितने भी मौजूद हैं उनकी कंसंट्रेशन हम यूनिटी कर दें, दैट इज 1। यूनिटी हमेशा 1 होती है। ठीक है, अगर हमारे पास रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन 1 के बराबर आ जाए मोल पर डीएम क्यूब के, देन रेट कांस्टेंट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, वैसे तो K को हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, बट अगर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट की जितनी भी अगर हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो सारी की सारी 1 के बराबर आ जाए तो फिर उस कंडीशन के अंदर हम K को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात आपने याद रखनी है कि जो रेट कांस्टेंट है यानी K की जो वैल्यू है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है और किन किन चीज़ों पर इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ K यानी द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट चेंजेस विद टेम्परेचर, यानी कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर को बढ़ाने या कम करने से हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू पर फर्क पड़ेगा, कम या ज़्यादा हो जाएगी। हाउएवर इंडिपेंडेंट अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन, जबकि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा या कम कर दें तो उस कंडीशन में हमारे पास K की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये इंडिपेंडेंट होती है। बट अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं या कम कर दें तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो K की वैल्यू है,
ठीक है। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं के की वैल्यू की। तो के की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने या कम करने से के की वैल्यू पर फर्क पड़ता है। जबकि अगर हम बात करें आर की वैल्यू की, के की वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है, यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने या कम करने से के की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता, जबकि टेम्परेचर को बढ़ाने से या कम करने से के की वैल्यू पर फर्क पड़ता है। ठीक है, हम के की रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये बहुत सिंपल सी रेट लॉ है, रेट एक्सप्रेशन है, आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से हमारे पास इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल नंबर 9.1। ये इक्वेशन है हमारे पास 2NO2 कन्वर्ट हो रहा है 2NO के अंदर और O2 के अंदर। बेसिकली एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और बताया ये जा रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर इनिशियली हमारे पास NO2 की जो वैल्यू है, NO2 की जो कंसंट्रेशन है, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास दी हुई है कितनी, 0.35 मोल पर DM³। ठीक है, और पूछ रहे हैं व्हाट वाज द इनिशियल रेट ऑफ दिस रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन का इनिशियल रेट हमें बताएं, यानी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी dx ओवर dt हमें बताएं इफ रेट कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर वाज 1.8 एक्सपोनेंट 3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं कि हमें कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है। तो NO2 की जो कंसंट्रेशन है, NO2 की जो कंसंट्रेशन है वो हमें गिवन है कितनी, 0.35 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और कह रहे हैं कि हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है वो के की वैल्यू हमें उन्होंने कितनी दी हुई है, 1.8 एक्सपोनेंट 3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, और कह रहे हैं कि हमें डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी मालूम करके दें। आप dx ओवर dt भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का हम किसके अंदर, रेट लॉ की एक्सप्रेशन के अंदर लिख लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे हम इसको, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी हमारे पास बराबर होता है किसके, के, ठीक है, कंसंट्रेशन के, और हमारे पास आ जाएगी NO2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोलर कोफिशिएंट 2 था तो हमने पावर 2 बना दी। अब हमने सिंपली वैल्यूज पुट कर देनी है, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी हमारे पास बराबर है, के की वैल्यू हमें गिवन कर दी 1.8 एक्सपोनेंट 3, ठीक है, ब्रैकेट आ गया, और यहाँ आ गया हमारे पास 0.35 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब सिंपली हमने इन वैल्यूज को क्या करना है, कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेटर के अंदर पुट कर देते हैं 1.8 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 0.35 का होल स्क्वायर। तो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी यानी dx ओवर dt की जो वैल्यू हमारे पास आती है, या डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं आप, जो चाहे लिख सकते हैं, तो वैल्यू आ रही है 220.5 और जो यूनिट है वो होगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब की। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी यूनिट आ गई और इक्वेशन भी आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 9.3 का, और इसके अंदर ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसके अंदर हमें क्या पूछा जा रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है SO2Cl2 का, इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड ये इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, SO2Cl2 कन्वर्ट हो रहा है SO2 के अंदर और Cl2 के अंदर। कह रहे हैं राइट इट्स रेट लॉ, इसका रेट लॉ लिखें, एंड डिड्यूस द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन, इक्वेशन हमें गिवन है, इसको रेट लॉ की एक्सप्रेशन के अंदर लिखना है। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो रेट लॉ के एक्सपेरिमेंट के अंदर हम किस तरीके से लिखेंगे, dx, या फिर डायरेक्ट हम dx ओवर
dt इज इक्वल टू K आ जाएगा और कंसंट्रेशन हमारे पास SO2Cl2। ठीक है, ये आपके जो उन्होंने एक चीज़ पूछी थी वो हमने सॉल्व कर दी है। ठीक है, दूसरा हमसे पूछ रहे हैं कि हमें इक्वेशन की जो है बताएं कि यूनिट क्या होगी। तो सबसे पहले dx/dt की जो यूनिट होती है हमारे पास वो होती है, अच्छा यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखें कि यूनिट में पर सेकंड भी आएगा, मैं लिखना भूल गया था, पर सेकंड यूनिट आ गई। ठीक है, तो dx/dt की यूनिट हमारे पास क्या आएगी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। dx/dt की यूनिट आ गई इस इक्वल टू K और कंसंट्रेशन की यूनिट हमारे पास होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा और K की जो यूनिट हमारे पास, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट हमारे पास यहाँ आएगी ये 1/सेकंड आएगी। तो हम जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, तो सेकंड इनवर्स ये इसकी यूनिट भी हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, इसमें कुछ भी मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, इसके अलावा बुक के अंदर आपके पास एक सेल्फ असेसमेंट दिया हुआ है, कह रहे हैं ये एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है। ठीक है, न्यूमेरिकल मैंने नहीं लिखा, बोर्ड पर जगह नहीं थी, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। द रिएक्शन रेट फॉर द रिएक्शन, यानी हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है 2A + B मिलकर बना रहे हैं A2 + B was found to be experimentally given, और ये एक्सप्रेशन हमें गिवन कर दी। इस एक्सप्रेशन के अंदर पूछ रहे हैं, दो सवाल पूछ रहे हैं हमसे। पहला सवाल क्या है, K will K के बारे में पूछ रहे हैं, रेट कांस्टेंट के बारे में पूछ रहे हैं कि इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन अनचेंज्ड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड एंड B इज डबल्ड। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर इसका A का जो आंसर करना है वो ये पूछ रहे हैं कि अगर हम ये पूछ रहे हैं कि K की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा अगर हम A की कंसंट्रेशन को डबल कर दें या B की कंसंट्रेशन को डबल कर दें। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि K की वैल्यू चेंज होगी या नहीं चेंज होगी, कम होगी, ज्यादा होगी या बिल्कुल नॉर्मल जैसे पहले जैसे ही रहेगी। तो मैं आपको ऊपर यहां पर लिखवा भी चुका हूं कि द वैल्यू ऑफ K इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। तो यहां हम लिख सकते हैं K इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। तो यहां हम K को लिख सकते हैं K इज independent of concentration, so the value of K remain same। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हम A की कंसंट्रेशन को डबल करें या B की कंसंट्रेशन को डबल करें तो दोनों इक्वेशंस के अंदर, दोनों सूरतों के अंदर हमारे पास जो है कोई भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जो K की वैल्यू होती है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कंसंट्रेशन को बढ़ाने या कम करने से K की वैल्यू पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अब B हमसे दूसरी चीज क्या पूछी जा रही है, दूसरी चीज पूछी जा रही है will R। अब R के बारे में पूछा जा रहा है, यानी dx/dt के बारे में पूछा जा रहा है। अच्छा, याद रखिएगा जो K की वैल्यू है वो तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है। जबकि अगर हम R की बात करें, dx/dt की बात करें तो ये जो है कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट होती है। कंसंट्रेशन को बढ़ाने से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और कंसंट्रेशन को कम करने से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहां ये पूछा जा रहा है विल R इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन अनचेंज इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल एंड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल। तो हम यहां लिख सकते हैं कि यहां पर A की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, पावर, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। ये मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर डिटेल में समझा दूंगा। फिलहाल आप इतना समझ लें कि अगर जिसके ऊपर जो पावर होती है वही ऑर्डर रिएक्शन होता है। यहां पर देखें, अगर हम A की बनिस्बत से देखें तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और अगर हम ओवरऑल
जो है रिएक्टेंट की सूरत में देखें तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। दोनों की पावर को हमने प्लस कर देना होता है, जो कोफिशिएंट मौजूद होते हैं तो उनको प्लस कर कर हम देखते हैं कि कौन सी जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ओवरऑल ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक की बनिस्बत से देखें तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर हम ये लिखते हैं कि इफ द concentration of A is double, अगर हम A की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो R increases 4 times। 4 टाइम्स क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो जब R इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है डबल होगा। R डबल, तो यहाँ A की कंसंट्रेशन जब डबल होगी तो जाहिर सी बात है ये भी डबल हो जाएगा, तो R की वैल्यू 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा हमसे पूछ रहे हैं इफ द कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल। अगर हम B की कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो यहां देखें कि कुछ भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ जो है हमारे पास 1 है। तो B की कंसंट्रेशन अगर हम डबल करते हैं तो R इंक्रीजेस 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हैं कि हम जो R की वैल्यू है, बेसिकली K की वैल्यू तो जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं करती, तो वो रिमेन चेंज रहेगी, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। जबकि R की वैल्यू जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो R की वैल्यू में भी इजाफा होगा। तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल, अगर A की बनिस्बत से देखें हम तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर हम A की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, यानी स्क्वायर का डबल करते हैं, तो हमारे पास जो R है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम B की बनिस्बत से देखें तो पावर 1 है, तो अगर हम B की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो R हमारे पास 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये सेल्फ असेसमेंट था, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल थे, इसमें और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अगर इससे रिलेटेड और कुछ होगा तो हम आपके लिए वीडियो में ले आएंगे। तो आई होप के ये टॉपिक और ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिस्कस आउट करेंगे और उसके भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।